नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पर इस समय आपके सामने उपस्थित होने का कारण विशेष है। वैसे तो हम लगातार कल से चर्चा कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनकी शख्सियत पर, उनकी राजनीति पर, इतिहास में क्या हुआ और किस तरीके के फैसले हुए, देश उनको किस तरीके से याद रखता है, उस पर हमने बहुत चर्चा की। उसके बाद उनकी क्या कहें, उनके अंतिम संस्कार पर भी कुछ जो सियासी संस्कार सामने आए वो भी थोड़ा खराब ही थे। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करते करते डॉक्टर मनमोहन सिंह पर तमाम लोगों ने बहुत से आरोप लगाए, लेकिन बिलो द बेल्ट अगर आरोप लगाने की अगर बात कही जाए तो उस मामले में सबसे आगे थी आम आदमी पार्टी। तब इंडिया अगेंस्ट करप्शन हुआ करता था और अरविंद केजरीवाल तो उसके संयोजक हुआ करते थे। उन्होंने मनमोहन सिंह के बारे में और तमाम नेताओं के बारे में क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन आज वही अरविंद केजरीवाल थोड़ा आश्चर्य जता रहे हैं कि उन्हें तो स्तब्ध हैं कि 1000 गज जमीन भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये सरकार नहीं दे पाई। मतलब मोदी सरकार पर वो निशाना साध रहे हैं। खैर, जबकि होम मिनिस्ट्री की तरफ से बिल्कुल क्लियर किया जा चुका है कि कैसे वो किया जाना है, आगे देखा जाएगा। और मुझे लगता है कि अंतिम संस्कार पर जो सियासी संस्कार दिखाए जा रहे हैं वो उचित नहीं है। पर बात हम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की उस राजनीति की जो फ्री बीज की राजनीति का एक अगला चरण था, जो फ्री बीज से आते आते वो फ्रॉड तक चली गई है। और पहले भी अरविंद केजरीवाल के लिए जो दिक्कत पैदा हुई थी वो कांग्रेस, वो भले ही कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी से जो आते थे उनके बारे में खुलकर बैटिंग कर रहे हो, लेकिन इस बार कांग्रेस उनको दिल्ली में बिल्कुल बख्शने को तैयार नहीं है। और अभी तक अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से कांग्रेस को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया दिल्ली के अंदर हर मोर्चे से, उसका लगता है कि वो गिन गिन के बदला चुकाने के लिए पूरी कांग्रेस एकजुट हो चुकी है। और खास बात है कि अभी भारतीय जनता पार्टी इस खेल में कहीं आमने सामने भी नहीं दिखाई पड़ रही है। अंदर खाने जो सियासत चल रही है वो चल रही हो, लेकिन दिल्ली में फिलहाल दिलचस्प हो गई है कांग्रेस और केजरीवाल के बीच की लड़ाई। आम आदमी पार्टी के संयोजक सर्वे सर्वा पूर्व मुख्यमंत्री जिस तरीके से महिला सम्मान योजना को चुनावी घोषणा बताते हुए सरकारी कैंप लगाकर विभागों के साथ में पूरा ब्यौरा महिलाओं का ले रहे थे, वो मामला तूल पकड़ गया। पहले भी इस पर युवा कांग्रेस की तरफ से एक तहरीर दी गई थी संसद बाग थाने में। अब एलजी के पास भी सीधे संदीप दीक्षित, पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित 3 बार जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, उनके पुत्र संदीप दीक्षित जो लगातार यहां से सांसद भी रहे पूर्वी दिल्ली से, वो संदीप दीक्षित सीधे लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहां शिकायत करने पहुंच गए और लेफ्टिनेंट गवर्नर विजय सक्सेना ने इस पर जांच करने के आदेश दे दिए। तो सवाल ये, क्या कांग्रेस ने जो बड़ा खेल कर दिया है, अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से जेल जाने की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि मामला संगीन है, सीरियस है। तो इस मुद्दे पर मेरे पास कोई बड़ा पैनल नहीं है। एक ऐसे शख्स हैं जिनको आप अक्सर देखते हैं मेरे साथ और तमाम अन्य चैनलों पर देखते होंगे, जो संसद मार्ग थाने में ना सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रहे हैं, बल्कि उन्होंने तमाम वो दौर देखे हैं और उसके बाद भी वो दिल्ली पुलिस महासंघ को देख रहे हैं। वो एक संगठन है और उसके साथ में दिल्ली की जो तमाम राजनीति हो चाहे सामाजिक कार्य हो, उस पर वो खुलकर बोलते हैं, बात करते हैं, उससे बात नहीं करते हैं, काम भी करते हैं। तो आप देख रहे हैं मेरे साथ स्क्रीन पर वेद भूषण जी। वेद भूषण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बुलंद भारत टीवी पर। नमस्कार राजकिशोर जी। और सीधा सवाल आपसे, क्योंकि लगातार हम लोग चर्चा इस पर कर रहे थे कि ये जो हो रहा है वो वैधानिक तो नहीं लगता है, उसकी शिकायत भी हो रही थी, लेकिन मामला अब संगीन होता नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित और कांग्रेस जिस तरीके से आगे बढ़ गई, और तो और अजय माकन ने जो उनके लिए शब्द कहे थे, अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही थी आम आदमी पार्टी, मांग कर रही थी। राहुल गांधी ने बेडमी में कह दिया कि अजय माकन जी को मजबूत करो, कोषाध्यक्ष को मजबूत करो। तो कुल मिला के कांग्रेस अब बिल्कुल राशन पानी लेकर चढ़ गई है आम आदमी पार्टी पर। बीजेपी से तो उसकी लड़ाई थी, लेकिन अब ये जो पूरी, पहले तो ये जो इसका लीगल पक्ष है जिस पर आपने खुलकर पहले बात रखी थी और उसी दिशा में चीजें आगे जाती दिखाई पड़ रही हैं।
अब जो ये हो रहा है, एलजी ने जांच के आदेश दे दिए, इसको कितना गंभीर मानते हैं और कैसे देखते हैं इसको? देखिए राजकिशोर जी, ये कहा जाता है मरता क्या ना करता। अब केजरीवाल के पास कोई रास्ता नहीं है कि किस तरह से अपने आप को बचा के अपनी नैया को पार कराएं। और एक बड़ी पुरानी कहावत है पुलिस के अंदर कि जो जेल चले जाता है वो एक प्रोफेसर बन जाता है, एक डॉक्टर बन जाता है। वो जेल के अंदर तमाम हथकंडे, तमाम कानून की चीजें, तमाम चीजें वो उसके सामने से गुजरती हैं। ये तो केजरीवाल तो बहुत ही आप एक ऑफिसर भी रह चुके हैं और आप राजनीतिक भी हैं और तमाम हथकंडे पुलिस के और कानून के समझ चुके हैं। तो वो प्रोफेसर से ऊपर की चीज हो चुके हैं। उसको आप चाहे यूनिवर्सिटी के डीन बोलें या और बड़ी चीज बोलें, तो अब वो डीन बन चुके हैं, एक तरह से प्रोफेसर से ऊपर जा चुके हैं। तो अब उन्होंने जो योजनाएं डिक्लेयर की थी, एक संजीवनी योजना और एक महिलाओं के लिए 2100 रुपया देने की बात की गई थी। इसके बारे में कोई भी कैबिनेट से अप्रूवल अभी तक नहीं आई है। और आप पब्लिक डोमेन में एक्स सीएम है, आतिशी साथ बैठी हुई, आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि 2100 रुपए हम दिल्ली की हर महिला को देंगे। उसमें क्राइटेरिया होता है कि आप किस वर्ग की, एक महिला सपोज करो 50 करोड़ की मालकिन है, साउथ दिल्ली में रहती है, क्या आप उसको भी 2100 रुपए देने जाएंगे? एक गरीब महिला झुग्गी में रहती है, जिसकी रोजी रोटी की बहुत बड़ी समस्या है, घर में झाड़ू पोंछा करके अपना रोजगार करती है, वो तो डिजर्व करती है, मानता हूं कि उसको 2100 रुपए मिलना चाहिए। जो एक 50 करोड़ की महिला है जो मर्सिडीज गाड़ी में जाती है, तो क्या वो आपके 2100 रुपए की भूखी है? तो ये बहुत सारे सवाल जो केजरीवाल ने पब्लिक डोमेन में जानबूझकर छोड़े हैं। ऐसा नहीं, इतने बेवकूफ नहीं है केजरीवाल जितना ये दिल्ली की जनता समझ रही है। वो इतने क्रुक आदमी है, एक वर्ड होता है इंग्लिश में क्रुक, इतना खतरनाक और गंदा कीड़ा होता है कि वो समाज को खत्म कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। तो मैं इस हद तक जा रहा हूं कि ये क्रुक आदमी है, सब कुछ जानते बूझते कि कैबिनेट से अप्रूवल नहीं है। इस तरह की योजनाओं की घोषणा कर देना, लालची वायदे करके लोगों को लुभाने के लिए कुछ भी कह देना, चूंकि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आपने नाम लिया, और ये वही लोग हैं राजकिशोर जी जिन्होंने बीजेपी आरएसएस की मदद ली है और कांग्रेस के खिलाफ किसको छोड़ा कांग्रेस में। तो ये वो पार्टी है जिसने किसको ठगा नहीं, इन्होंने सबको ठगा, कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, जो इनके आड़े आए, इनका मकसद सीधा करने के लिए, चाहे आतिशी हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, किन्होंने इनको नहीं ठगा। वो तमाम बड़े बड़े हस्तियां, किरण बेदी, यादव और तमाम लोगों को, भूषण, जो बड़े बड़े एडवोकेट, तमाम लोगों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। तो अब इनकी तमाम कलाई खुल चुकी है, तमाम चीजें पब्लिक समझ चुकी है। मेरी बहुत सारे लोगों से, दिल्ली में ही रहता हूं तो बहुत सारे लोगों से बात होती है, वो लोग कहते हैं सर वो 2100 रुपए का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। मैंने कहा मिलेंगे तो है नहीं, रजिस्ट्रेशन जरूर करा लो। तो ये एक तरह से अपराध है, क्योंकि इसकी कई जमीन पर कोई हकीकत नहीं है, कानूनी कोई जामा इसके पास नहीं है, एक तरह से छल कपट किया जा रहा है। मेरा तो कहना है कि इस मामले में केजरीवाल और एंड कंपनी के खिलाफ, केजरीवाल एंड कंपनी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अकेले केजरीवाल नहीं है इस घोटाले के अंदर, जो इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं उनके साथ आतिशी बैठी हुई है। शी इज सीएम ऑफ दिल्ली नाउ, शी इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल। यदि उनके सामने कोई छुरा भोंका जा रहा है तो कानून कहता है वो भी उतनी ही हिस्सेदार है जितना चाकू मारने वाला है। तो जिस तरह से ये राजनीति का खेल अब दिल्ली के अंदर खेला जा रहा है, इतना गंदा खेल है, ऐसा राजनीति में मेरी जिंदगी में तो मैंने कभी देखना है कि बिल्कुल नंगेपन पर तमाम चीजें आ चुकी है, और सीएम के लेवल पर, इतने बड़े लेवल पर, इतने बड़े डोमेन के अंदर हैं। अब ये जो कंप्लेंट हुई है एलजी साहब के पास में, ये कोई छोटे मोटे आदमी तो हैं, ये भी शीला दीक्षित के लड़के हैं, जिनके बारे में अरविंद केजरीवाल कितनी गालियां, कितनी तरह की बातें उनको कहते थे कि हम पावर में आ गए तो जेल भिजवा देंगे। शीला दीक्षित को इन्होंने फ्रॉड किया है, बोगस किया है कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, इन्होंने ये एक्जोनरेट रेट पर बड़े बढ़े हुए कीमत पर इन्होंने खरीदी है। हालांकि उसके अंदर एक बहुत बड़े कांग्रेस के नेता जेल में रहे, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे, प्रूफ भी हुए। हाँ, सुरेश कलमाड़ी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, चलो अच्छा वो आपने नाम ले दिया, कलमाड़ी जेल भी गए। तो ये आज तक शीला दीक्षित जेल नहीं जा पाए, क्योंकि संदीप दीक्षित के लिए जहां तक मेरी अपनी अप्रोच है, वो बड़े कूल और बड़े काम है और समझदारी से अपनी बात को रखते हैं पब्लिक डोमेन के अंदर, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। तो उनकी कंप्लेंट में वजन है, सरकार को बिल्कुल इसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये कंप्लेंट कमिश्नर साहब को भी एड्रेस की है।
अपार्ट फ्रॉम एलजी दिस कंप्लेंट वेंट टू कमिश्नर ऑल्सो। तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, चाहे वो क्राइम ब्रांच करे, दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस करे, विंग करे जो हमारा दिल्ली पुलिस का मंदिर मार्ग के अंदर है। तो तमाम चीजें, अब ये एक बोलते हैं ना देशी भाषा में वोट कटुआ राजनीति हो रही है दिल्ली के अंदर, कि कौन किससे आगे वोट कैसे काट सकता है, इसका एक तरीका वोट कटुआ राजनीति का आ गया है। कैसे किसका वोट काटा जाए, केवल ये राजनीति रह गई है। सिद्धांत, उद्देश्य जिनकी हम अक्सर चर्चा करते हैं, मैं और आप टेलीविजन पर बैठकर अपने सोशल मीडिया पर बात करते हैं, इनका दूर दूर तक इन चीजों से कोई वास्ता नहीं है। इनका राजनीति केवल वोट कटुआ, जिसको देसी भाषा में मेरे गांव में बोलते हैं वोट कटुआ राजनीति है। इसका कोई जमीन पर, धरातल पर आधार नहीं है। अब देखना है कि कमिश्नर साहब उसमें क्या इंक्वायरी करते हैं, एलजी साहब उसमें क्या एक्शन लेते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि चूंकि ये संजीवनी योजना का जब ये मामला चल रहा था तो सेक्रेटरी जो राजस्व थे उन्होंने कहा था कि धरातल पर या सरकार के पास इस तरह की बताइए, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मतलब वेद जी अपनी बात पूरी करें। वेद भूषण जी के साथ हमारी चर्चा 4-5 दिन पहले हो रही थी, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहाँ मैं एक बार फिर से आप सबको याद दिला दूंगा, क्योंकि आप लोग को लग रहा होगा कि मेरी उम्र ज्यादा है, वेद भूषण जी की कम है। तो मैं बता दूं, वेद भूषण जी सीनियर सिटीजन है, ये भी मैं आप लोग को जरूर बता दूंगा। खैर, जो के पार्ट, तो वेद भूषण जी ने उस समय बताया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहाँ जब ये मुद्दा उठा कि इस तरीके की कोई योजना आ रही, क्योंकि ये गंभीर बात है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीधे सीधे जो हेल्थ सेक्रेटरी या जो थे उनकी तरफ ये मामला बढ़ा दिया था और कहा था बताइए कि ये सब मामला क्या है। और एक चीज समझनी पड़ेगी, पहले कोई भी योजना अगर लानी होती है तो कैबिनेट से पहले प्रस्ताव पारित होगा, उसके बाद विभागों को लगाना होगा। और आप अगर कोई घोषणा कर रहे हैं, आपकी पॉलिटिकल पार्टी की घोषणा है, तो उसमें वो सरकारी विभाग, उसके कर्मचारी कैसे वो पूरी प्रक्रिया करा सकते हैं। ये यहाँ पर अवैध काम हो रहा था। दूसरी बात ये, ऐसा लोगों को लग रहा है कि सरकार ने एक योजना ला दी है और विभाग उसकी भरपाई करेगा, तभी विज्ञापन देकर के भी उनको सफाई देनी पड़ी। अब जब संदीप दीक्षित सीधे सीधे इसको क्रिमिनल मामला बताकर एलजी के पास ले गए, कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास ले गए, तो ये मामला गंभीर हो जाता है। तो यही मैं समझना चाहता हूं एसीपी वेद भूषण साहब से कि पुलिस के पास जब ये शिकायत जाएगी तो पुलिस इस मामले में किस तरीके से कार्रवाई करेगी, और अरविंद केजरीवाल के लिए ये सिर्फ एक मोरल धक्का है या कानूनी तौर पर ये गंभीर ऑफेंस है, फ्रॉड का, 420 का जिसको कहा जाता है, उस पर भी कार्रवाई होगी। और उससे मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना कैसे अपने आप को बचा पाएंगी जब वो बगल में बैठी हुई और विभाग उनके ही अधीन आते हैं। ये इसको थोड़ा सा जनता को बताएं वेद भूषण जी। देखिए राजकिशोर जी, पहले तो मैं करेक्ट कर दूं आपको, राजस्व के सेक्रेटरी थे जिन्होंने कहा कि इस तरह की योजना सरकार के पास नहीं है। क्योंकि उसमें एक क्राइटेरिया होता है कि कैबिनेट से अप्रूवल के बाद में उसको कैटेगराइज करना होता है कि किस कैटेगरी को हम ये बेनिफिट करेंगे। 2100 रुपए छोटा अमाउंट नहीं है, बड़ा अमाउंट भी नहीं है, परंतु यदि करोड़ों लोगों के लिए दे दिए जाए तो सरकार के ऊपर सैकड़ों करोड़ रुपए का एक भार आ जाता है। तो उसके लिए तमाम एनालिसिस किए जाते हैं, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो इसमें एनालिसिस करता है। अब चूंकि जो केजरीवाल की राजनीति को आप ध्यान से देखें, शुरू से देखें, मैं तो पहले दिन से देख रहा हूं जब ये पार्टी बनने की कगार पर थी, जब रामलीला ग्राउंड के अंदर एक तरह से देश के अंदर क्रांति की बात हो रही थी कि देश में क्रांति आ गई है। अब देश दूसरी तरफ करवट लेने की कगार पर है। जैसे देश आजाद हुआ था उस टाइम पर शायद इस तरह क्रांति आई थी, तो मेरे जीवन में तो क्रांति नहीं थी क्योंकि मैं पैदा नहीं हुआ था, मेरी मातृ उम्र बहुत छोटी है, 67 साल मेरी उम्र हुई है, केवल 68 साल में प्रवेश कर रहा हूं, तो उस क्रांति को देख नहीं पाया था। पर मुझे यह एहसास हुआ, लोग मशाल लेकर जा रहे हैं, राजघाट पर जा रहे हैं, अन्ना जेल चले गए, उन्होंने बेल नहीं कराऊंगा, मैं सत्याग्रह करूंगा, वो तमाम प्रपंच रचे गए और गढ़े गए, पूरी दिल्ली ने देखा और मैंने बहुत क्लोजली इसको वॉच किया और मेरा भी मन कई बार डगमगाया कि मुझे भी इनका साथ देना चाहिए। और मैं नाम नहीं लेना चाहता, दिल्ली के एक जज साहब तो मैदान में ही कूद पड़े थे, किरण बेदी कूद पड़ी, पुलिस ऑफिसर, बड़े बड़े जो अधिकारी थे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस चीज को, कैंपेन को सपोर्ट कर रहे थे। और मैं भी आज तो रिटायर हो गया, मैं भी मन में यही धारणा था कि इनको सपोर्ट करना चाहिए। मैं अपने दिल की बात आज आपको, आपके व्यूअर्स को बता रहा हूं कि मेरे मन में था कि शायद एक दिल्ली में या हिंदुस्तान में एक नई क्रांति, नई तरह की सोच आ रही है। मेरे बहुत सारे जो दोस्त रिश्तेदार विदेशों में रहते हैं वो तमाम लोग सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हाँ, देश में अब क्रांति आएगी, केजरीवाल और जो तमाम इस तरह की जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन है, हिंदुस्तान को बिल्कुल एक करेक्शन की लाइन पर चलाया जाएगा, देश हमारा बहुत आगे जाएगा। परंतु हुआ उसके बिल्कुल रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। उल्टे से भी उल्टा हो जाता, वहां तक ठीक था, परंतु अब वो पोजीशन आ गई कि बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, कुएं से निकले और खाई में गिरे।
तो खाई में गिरने से भी नीचे वाली पोजीशन आ चुकी है। ऐसे वायदे, ऐसी झूठी बातें। अब जो गरीब में आदमी है दिल्ली के अंदर, राजकिशोर जी, अब वो हंसने लगा है, समझने लगा है कि ये जो सारी बातें की जा रही थी, पंजाब में कहा गया कि महिलाओं को 1,000 रुपए दिए जाएंगे, वो अभी तक नहीं दिए गए। कब देंगे? सरकार चली जाएगी तब देंगे, या वो महिलाएं दुनिया छोड़ के चली जाएंगी तब मिलेंगे? तो ये सवाल जो है वो बड़े खतरनाक तरीके से केजरीवाल को कचोट रहे हैं, उसकी छटपटाहट में, उसके पागलपन में। क्योंकि पावर का जो नशा होता है, अब वो नशा ताजा, शीश महल छूटा है, जेल से निकल कर आए हैं, तो मन में जब एक होता है कि मैं दोबारा वही पावर गेन पर कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने विरोधियों को दबा पाऊंगा या नहीं दबा पाऊंगा, तो वो जो छटपटाहट उनके दिख रही है, वही उनके दुखों का कारण बन चुकी है। और हो सकता है आने वाले टाइम में, मेरी और आपकी प्रेडिक्शन सही हो या ना हो सकता है कि वो जिस तरह से उभर कर आए थे, उसी गति से वो नीचे भी जा सकते हैं। ये राजनीति के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर होता रहा है। ये तो बहुत छोटी पार्टी है, कांग्रेस, बीजेपी और बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ ऐसा अक्सर होता रहा है। वो बिल्कुल जमीन के अंदर चली गई। आपने कहा, चाहे कांग्रेस का नाम लो, बीजेपी में भी 2 ही एमपी रह गए थे। तो इस तरह ये होता रहा है। तो इसलिए आने वाला समय केजरीवाल के लिए बड़ी परीक्षा का समय होगा, बल्कि मैं तो कहता हूं राजनीति के लिए परीक्षा का समय होगा, क्योंकि इस टाइम कांग्रेस भी स्टेक पर है, उनकी इज्जत भी स्टेक पर है। हालांकि जन्मदाता आम आदमी पार्टी की कांग्रेस ही है, कांग्रेस ने ही इस पार्टी को जिंदा किया था। तो ये आने वाला समय, फरवरी में जब भी नोटिफिकेशन होता है, इलेक्शन होता है, वो बताएंगे कि किस तरह से ये तमाम चीजें घटित होती हैं। ठीक है। जी देखिए, राजकिशोर जी। वेदभूषण जी, जो आप वेदभूषण जी जब बोल रहे हैं, बता रहे हैं, तो कुछ दर्शकों के मैसेज भी आ रहे हैं। एक अशोक कुमार श्रीवास्तव जी हैं, वो तो खैर चैनल की तारीफ कर रहे हैं, धन्यवाद अशोक जी। लेकिन शिव कुमार कोडाली जी हैं, वो एक बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक वोटर महाशय जागरूक नहीं होंगे, तब तक केजरीवाल जैसे लोग अपनी दुकान चलाते रहेंगे। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ सब रोकना होगा और लोगों का जीवन सुधार आए, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, शायद वो लिखना चाह रहे हैं, पर काम करना चाहिए। मुझे लगता है वो सही बात बोल रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है, दरअसल जो वेदभूषण जी ने जो बात कही है ना, इसको जरा आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिए और एक बार जरा सोचिए। आप याद करिए वो दौर जब अन्ना आंदोलन चल रहा था। अरविंद केजरीवाल उस समय व्यवहारिक रूप से उस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। चेहरा अन्ना थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल उसके पूरे कर्ता धर्ता थे। उनके साथ एक लंबी चौड़ी टीम होती थी। प्रोफेसर आनंद कुमार होते थे, प्रशांत भूषण होते थे, कुमार विश्वास होते थे, इस तरीके से योगेंद्र यादव, तमाम लोग दिखाई पड़ रहे थे उस मंच पर। धीरे धीरे जैसे ही पॉलिटिकल पार्टी बनी, पॉलिटिकल पार्टी बनने के बाद तमाम लोग उसके साथ में किनारे किए जाने लगे, नए नए लोग आने लग गए। पॉलिटिकल लोगों से जो बिल्कुल आज की तारीख में अगर आपसे पूछा जाए कि अरविंद केजरीवाल का सबसे खास कौन है, तो मनीष सिसोदिया भी खास नहीं है। वो नंबर 2 जरूर है, थे, अब तो नहीं है। नंबर 2 थे, वो भी खास नहीं है। संजय सिंह भी उनके उतने खास नहीं है। उनके जो 2 लोग हैं, वो दोनों नॉन पॉलिटिकल चेहरे हैं। एक तो वो विभव हैं, जानते ना विभव, स्वाति मालीवाल पर जो जी जी। हमलावर थे। मतलब स्त्री की मर्यादा की बात होती है, स्त्रियों की सुरक्षा की बात होती है। उनके घर में उन्हीं की राज्यसभा सांसद के साथ में उनके पेट पर लात मारने वाला विभव, वो उनका सबसे खास है। जब उसके ऊपर आरोप लगा हुआ था, उस विभव को साथ लेकर वो घूमते रहे। वो विभव जो सुनीता केजरीवाल जब वो जेल चले गए थे, उनके साथ भी पूरी तरीके से साथ साथ दिखाई पड़ता रहा। तो सबसे खास वो है। और इससे भी खास एक व्यक्ति है जो पूरा नेशनल और इंटरनेशनल तौर पे जो उनका पूरा जो काम देखते हैं, वो विजय नायर है। शराब घोटाले में अगर कहा जाए तो सबसे पहली गिरफ्तारी। अब सवाल ये है कि जिन लोगों के ये पूरे सारे, मतलब सोचिए कि नेता जो प्रतिमान थे, अब उनके साथ में कौन है। और अभी और भी आ रहे हैं तमाम जो जवाब आ रहे हैं, उनके भी हम देंगे। जैसे एक रविंद्र सिंघानिया जी, वो कह रहे हैं, सर कांग्रेस एनडीए की सरकार 1 साल में गिराने की पूरी कोशिश कर रही है। खैर, मतलब वो तो अलग बात है। और हेलो सर, योर ओपिनियन विद हर्षवर्धन सर इज फेबुलस, ये निखिल सिंह जी कर रहे हैं। गोपाल जी बात कर रहे हैं, जिस राज्य की जनता लालची होती है, उस राज्य पर ठग का राज होता है। केजरीवाल की दूरदर्शी से दिल्ली को खुद ही किनारा करना होगा, वरना दिल्ली वेनेजुएला बन जाए तो कोई बात नहीं है। इन दिल्ली इलेक्शन हु इज गोइंग टू विन द इलेक्शन, निखिल सिंह ये पूछ रहे हैं। तो खैर, चूंकि जो बात आप कह रहे थे वैद जी, मुझे लग रहा है कि आपकी बात से क्लू लेकर जनता भी लगभग उसी चीज पे आगे बढ़ रही है। पर जिस चर्चा पे हम थोड़ा आगे जाना चाहते हैं, जिस पे बात करना चाहते हैं, इसको थोड़ा ऐसे देखना पड़ेगा कि
एक कंदील जो रोशन थी वो धुआं देने लग गई। अरविंद केजरीवाल के बारे में जब मैं सोचता हूं तो मुझे वो कंदील दिखाई पड़ती, एक रोशनी दिखाई पड़ती थी जिसमें आम आदमी को वाकई लगता था। और ये जो वेदभूषण जी कह रहे हैं, आप सोचिए, अपना जीवन उन्होंने पुलिस की सेवा में दिया है, तमाम तरीके के लोगों से उनका वास्ता पड़ा है, अच्छे लोगों से तो कम ही वास्ता पड़ा है, बुरे लोगों से भी ज्यादा वास्ता पड़ा है, उनको डील करना पड़ा है। उसके बाद उनको लगता था कि समाज में सुधार के लिए किस तरीके से काम करना है। और उनके मन में ये ख्याल आ रहा था कि अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में एक जो नई राजनीति, जिसमें आम आदमी पार्टी को केंद्र में रखकर आगे एक नया जहां बसाने की जो एक इच्छा, लेकिन बाद में पता चला कि वो सब तो सिर्फ मृग मरीचिका थी, एक यूटोपिया था जिसकी सिर्फ आप कल्पना कर रहे थे। वो तो इस तरीके के राजनीतिक निकले, खाटी राजनीति भी वो नहीं कर पाए। मतलब ऐसा कोई आरोप नहीं है, रेप से लेके, जरायम से लेके, और वसूली से लेकर, शराब घोटाले से लेकर, महिलाओं के साथ अत्याचार से लेकर, ऐसा कोई आरोप ही नहीं है जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर इतनी जल्दी ना लगा हो। तमाम राजनीतिक दलों में तमाम तरीके के लोग होते हैं, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, पुरानी पार्टी कांग्रेस, उस पर भी बहुत सारे आरोप थे, उन्हीं की बिना पर अरविंद केजरीवाल आगे आए थे। भाजपा पर भी बहुत आरोप है, लेकिन इनको गिरने में थोड़ा समय लगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल सत्ता के शिखर पर जितनी तेजी से पहुंचे, लेकिन नैतिकता के प्रतिमानों में वो उतनी ही तेजी से तलहटी में जाते चले गए, और इतना नीचे चले गए कि शायद आज की तारीख में उनके आसपास कोई राजनीतिक दल बैठा हुआ नहीं दिखाई पड़ता है। और तो और जाने दीजिए, उन्होंने स्थिति ये बना दी है कि अब लोगों को उनके मुंह पर ठगना शुरू कर दिया है। ये ठग नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? आप आईआरएस ऑफिसर हैं, आप मुख्यमंत्री 10 साल से यहां पर थे, आपको नहीं पता था कि विभागों को जब लेकर आप जा रहे हैं तो जनता के दिमाग में आप एक चीज बैठा रहे हैं कि अरे ये तो जो है कुल मिलाकर आपके लिए ये योजनाएं आ रही, तो आप फ्रॉड कर रहे थे, और उसके बाद जब कार्रवाई करी जाएगी तो आप उस पर चिल्लाएंगे। तो वेदभूषण जी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, अब ये जो कार्रवाई संदीप, अब दिक्कत यहां पर उनके सामने आ गई है, भाजपा एलजी अपनी तरफ से कार्रवाई नहीं कर रही है, कांग्रेस की तरफ से शिकायत की गई है, अजय माकन की तरफ से मुद्दा उठाया गया है। अब ऐसी स्थिति में जब वो लेफ्टिनेंट गवर्नर पर प्रहार करना शुरू करेंगे तो उसकी जो है बहुत ज्यादा इंटेंसिटी नहीं रहेगी, और केजरीवाल वाकई चारों तरफ से फंस गए, जो हमेशा हिट एंड रन की राजनीति करते रहे, अब इतना चारों तरफ से हिट किए जा रहे हैं कि उसके बाद वो रन भी नहीं कर पा रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए राजकिशोर जी, बहुत लंबे समय तक कहा जाता है ना, किसी को बेवकूफ आप एक बार बना सकते हो, 2 बार बना सकते हो, पर अनलिमिटेड टाइम के लिए बहुत लंबे समय तक आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते हो। आपकी असलियत आज नहीं तो कल सबके सामने आ ही जाएगी। वही अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी से लगा रहा हूं, क्योंकि आप केजरीवाल अकेले नहीं है, आपने खुद ही नाम ले दिया, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, आतिशी, संजय सिंह, तमाम जो एंड कंपनी है, वो तमाम के दामन जिस तरह से उनके दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बताते हैं कि कहीं ना कहीं दाग उन पर बहुत गंदे और गहरे लग चुके हैं, जिनको धोना नामुमकिन है। तो अब जो है लगता है कि पेच बहुत बुरी तरह फंस गया केजरीवाल का। अब वो ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते। अभी आयुष्मान जो स्कीम थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, 31 स्टेट के अंदर लागू कर दी गई, पूरे हिंदुस्तान ने देख लिया है। केवल तृणमूल कांग्रेस का जो वेस्ट बंगाल है और दिल्ली है, वहां लागू नहीं हुई। तो जो भी समझदार लोग इस हिंदुस्तान में रहते हैं, थोड़ा बहुत दिमाग रखते हैं, खाना खाते हैं शाम को, वो सोचते हैं कि केवल 2 स्टेट के अंदर ऐसी क्या खूबी है कि यहाँ आयुष्मान लागू नहीं की गई, यहाँ संजीवनी योजना लाई जा रही है। तो तमाम जो चीजें, अब उनका पेच बहुत बुरी तरह फंस चुका है। चूंकि इलेक्शन का टाइम है, अब उनको कुछ ना कुछ तो करना है। अब वो कैसे करना है, कैसे उसकी अपनी जो बॉलिंग कैसे करनी है, क्रीज के ऊपर कैसे जमे रहना है, उसकी फिराक में वो बिल्कुल ताबड़तोड़ बॉलिंग और बैटिंग कर रहे हैं। जिस तरफ भी बॉल जाए, चाहे स्टेडियम के बाहर जाए, चाहे विकेट हो आउट हो जाए, उनको इससे कोई लेना देना, कैच हो जाए उनको कोई लेना देना नहीं है। उनका पर्पज केवल और केवल कैसे दोबारा से उसी मेजोरिटी के साथ में दिल्ली में काबिज हो जाए, इसके लिए वो कुछ भी घुमा रहे हैं, कुछ भी बैट अपना अंधाधुंध घुमा रहे हैं। हो सकता है उसके अंदर वो आउट हो जाए। तो जैसा अब लग रहा है कि अब आउट होने के कगार पर हैं, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल आंख बंद करके खेलना शुरू कर दिया है। जब प्लेयर आंख बंद करके खेलता है तो उसमें गलती भी होती है, और गलती आपके सामने हो गई है। पहले पेज फंसा शीश महल का, और तमाम शराब घोटाले का, जेल चले गए। अभी बहुत सारी इंक्वायरियां पेंडिंग है जो अभी पब्लिक डोमेन में भी नहीं है।
बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सरकार की मजबूरी है, विजिलेंस डिपार्टमेंट है, और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि इनका खुद का डिपार्टमेंट इनके साथ नहीं दे रहे हैं। जी। दिल्ली सरकार के जो आईएएस की लॉबी है वो इनके खिलाफ है। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, 99.9% जो आईएएस लॉबी है, जो सेक्रेटरी हैं, इनके तमाम चीजों को बड़े नजदीक से देखते हैं, उनकी सैंक्शन करते हैं, तमाम फाइल्स पर नोटिंग करते हैं, वो बिल्कुल इनके खिलाफ जा चुके हैं। ऐसे हालात में कितने समय तक आतिशी इस सेक्रेटेरिएट जो आईटीओ पर बना हुआ चला पाएंगी या नहीं चला पाएंगे? केजरीवाल एक दोबारा काबिज होंगे, नहीं होंगे? क्या वो जेल से दोबारा अपनी सीएमशिप चलाएंगे या शीश महल में आकर चलाएंगे या किसी और जगह पर जहां गाजियाबाद में रहते थे वहां से चलाएंगे? ये एक आने वाला समय का एक बहुत बड़ा सवाल है दिल्ली की राजनीति के लिए। दिल्ली की कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, तमाम पार्टियां तमाम देख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली एक राजधानी है। पूरा हिंदुस्तान दिल्ली में देख रहा है कि चल क्या रहा है, क्योंकि स्टेट की राजनीति अलग तरह की होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की माने या दिल्ली की माने, यहाँ की राजनीति ऑल टुगेदर डिफरेंट है। परंतु पूरी हिंदुस्तान की आंख होती है, चाहे बिहार में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, वेस्ट बंगाल में है, चाहे वो सियालकोट में किसी भी जगह है, इवन फॉरेन कंट्रीज के अंदर बैठ के भी ये लोग देखते हैं कि दिल्ली किस तरफ जा रही है। क्योंकि जिधर झुकाव होता है, जिधर पलड़ा भारी होता है, लोग उसी के गीत गाने लगते हैं। यदि केजरीवाल अब चले गए तो उनकी वापसी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैं बिल्कुल आपके चैनल पर बता रहा हूं, क्योंकि जो दिल्ली की जनता है ये बहुत जल्दी माफ नहीं करती है। क्योंकि आपने देखा कि सुषमा स्वराज केवल प्याज के नाम पर चली गई थी, प्याज महंगी होगी, प्याज पे ही उनकी राजनीति सिमट गई थी। तो ये इनके लिए बहुत बड़ा एक खतरनाक मोड़ आ गया है। अब इस मोड़ पर कैसे अपनी गाड़ी को निकाल कर ले जाएंगे, ये तो केजरीवाल बताएंगे या आतिशी बताएंगे या उनकी जो कंपनी है केजरीवाल एंड कंपनी, वही एक्सप्लेन कर पाएंगे कि उनके जो नेता हैं कि वो किस तरफ अब इस गाड़ी को लेकर जाएंगे। सिवाय उनके पास में दूसरे लोगों पर इल्जाम लगाना, चाहे एलजी को कटघरे में करना करना, इलेक्शन कमीशन को गाली देना, कोर्टों को गाली देना। जब भी जेल से आते हैं केवल एक डायलॉग होता है कि सत्य की जीत हो गई। जब भी आते हैं उनका एक पैर एक। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यह है कि उन्होंने एक नया वर्ड हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में दिया कि कट्टर ईमानदार। मैंने ये तो सुना था अपने जीवन में कि ईमानदार लोग थे, महात्मा गांधी ईमानदार थे, धोती में रहते थे, पर एक वर्ड उसके साथ जोड़ दिया इन्होंने, कट्टर ईमानदार। अब वो जो कट्टर ईमानदार है उसका विश्लेषण या तो राजकिशोर जी आप समझते होंगे, मेरी समझ में जो आ रहा है कट्टर का मतलब कि बिल्कुल उसका आप रिवर्स कर दीजिए, जो मेरी समझ में अब जाकर आ रहा है। तो कट्टर ईमानदार जो जिसको कह रहे हैं उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करें, आपके दर्शक एक्सप्लेन करें कैसे कट्टर ईमानदारी को समझा जाए, उसकी परिभाषित करने की जो अपनी अपनी क्षमता है। मेरी क्षमता तो मैंने कह दिया कि बिल्कुल उसका जब कोई कहे कि मैं आदमी कट्टर ईमानदार हूं तो समझे कि वो कट्टर चोर है, कट्टर देशद्रोही है, कट्टर गलत आदमी है। तो मेरी तरफ से तो जो कट्टर ईमानदार की कहते हैं, और हर जगह सत्य की जीत होती है। जब फंस जाते हैं तो गाली देना, द्रोही बताना, तमाम तरह के दूसरे पर एलिगेशन लगाना, ये इनकी राजनीति है। लेट अस सी कि आने वाले समय में फरवरी में इलेक्शंस का क्या रिजल्ट रहेगा, ये तो दिल्ली की जनता को तय करना है। हम और आप तो इसमें अपने विचार रख सकते हैं, जो हमारी समझ है, कानूनी समझ है या तजुर्बा है अपनी जिंदगी का, वो आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं। जो आपके व्यूअर्स हैं उन तक अपनी बात को रख सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, समझा सकते हैं कि क्या उसमें सही है, क्या गलत है। डिसीजन जनता का है, जितने वोटर्स का है। नहीं, सही है, आपने कही बात। कट्टर पे उस पे भी आऊंगा और थोड़ा उससे आगे एक सवाल भी आपसे लूंगा, लेकिन कुछ कमेंट फिर से आए हैं और जो आपकी बातें सुनकर लगातार लोग आ रहे हैं वेद जी, तो उस पर थोड़ा बात करना जरूरी है। शिव कुमार जी कहते हैं कि देश की राजधानी में ऐसा सब हो रहा है और हर गैर जरूरी मसलों पर संज्ञान लेने वाला सुप्रीम कोर्ट दिल्ली की बदहाली पर कुछ बोलता क्यों नहीं है। ये उनके भाव हैं अपना। उनको लगता है कि अब तो कुल मिला के एलजी नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाना चाहते हैं। लेकिन खैर देखिए, एक प्रक्रिया होती है शिव कुमार जी, और उस प्रक्रिया का पालन करके चीजें होगी। गैर जरूरी मामलों में सुप्रीम कोर्ट को ऐसे बोलना, लेकिन कई बार लोगों को लगता है, पर अभी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर दखल दे ऐसी शायद कोई स्थिति नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर या दूसरे लोग हैं वो देखेंगे। निखिल सिंह जी लिख रहे हैं कि सर, जैसा महाराष्ट्र में लेडीज स्कीम चली, क्या दिल्ली में भी वैसे ही चलेगी? क्योंकि महाराष्ट्र में 2-3 किस्त मिल गई थी, दिल्ली में किसी को नहीं मिली। उसके साथ ही ये भी लिख रहे हैं कि सर, एक फैक्ट क्या कंसीडर कर सकते हैं कि लगातार आप में भीतरघात हो रहा है? बिल्कुल निखिल जी और शिव कुमार जी,
निखिल जी ने आपने सवाल बड़े मौजूद पूछे हैं, तो उस पर थोड़ा सा मैं जवाब देके फिर वेदभूषण जी के पास आ रहा हूँ। क्योंकि देखिए, महाराष्ट्र में आपने ही अपने सवाल का जवाब लिखा है कि महाराष्ट्र में कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया और कुछ पैसा जो उन्होंने कहा था वो देना शुरू किया, और अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने घोषणा की कि जब अगली बार सरकार आएगी तो हम इतना पैसा देना शुरू करेंगे। दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली में 1000 रुपए की बात हुई, 1100 रुपए की, और दिल्ली में उस 1100 रुपए का कैबिनेट नोट भी आ जाता है, लेकिन उसके बाद कोई प्रक्रिया पूरी नहीं होती है और वो सिर्फ घोषणा की घोषणा रह जाती है। उल्टा होता यह है कि 2100 रुपए की घोषणा होती है और वो इस तरीके से फॉर्म भराए जाने लगते हैं, ओटीपी जाने लगता है लोगों के मोबाइल में, नंबर दिए जाने लगते हैं कि जैसे ये योजना, इसका तुरंत वहां पर भुगतान होने वाला है, अनुपालन होने वाला है। यही जो है फर्जी बाड़ा माना जाता है, और इसी को लेकर अजय माकन ने फर्जीवाल तक कह दिया केजरीवाल को, देशद्रोही तक कह दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि इस तरीके की चीजें। संदीप दीक्षित यही शिकायत लेकर आगे पहुंच चुके हैं। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह कह दिया है कि इस मामले की जांच की जाए, क्योंकि पहले जैसा काफी पहले वेदभूषण जी ने बुलंद भारत टीवी पर बता दिया था कि कैसे राजस्व विभाग के जो अधिकारी थे, उन्होंने जो बात कही थी वो आपके सामने पूरी तरीके से आ चुकी है। तो अब लगातार आप में भीतरघात की जो बात है, यह भी अभी वेदभूषण जी ने इसकी तरफ चर्चा की थी, कैसे उन्होंने ऐसा कोई सगा नहीं जिसको आपने ठगा नहीं। वो चाहे अंदर का व्यक्ति हो चाहे बाहर का व्यक्ति हो, उनकी सियासत ही इसी तरीके की रही है और हर आदमी उनके बारे में इसी तरीके से बात आज की तारीख में कर रहा है। तो उस पर मुझे भी बात करने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन भीतरघात की जहां तक बात है, बिल्कुल है। इसलिए भी है क्योंकि दिलीप पांडे या तमाम ऐसे जो नेता थे, उनके टिकट काट दिए जाते हैं। तमाम लोगों को राज्यसभा ऐसे लोगों को दिया जाता है जो धन से मजबूत होते हैं, और तमाम लोगों की अनदेखी कर दी जाती है। और आपको मैं फिर बता दूं, संजय सिंह को भी राज्यसभा सिर्फ इसलिए मिली थी कि संजय सिंह को राज्यसभा ना देना अरविंद केजरीवाल अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वरना जिस तरीके से उन्होंने, आप देखिए कि 2 राज्यसभा सांसद जो उन्होंने बनाए हैं, एक के मकान में वो खुद रह रहे हैं, दूसरे के मकान में जो है मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि उनके पेरेंट्स हैं। कुल मिला के उन्होंने इस तरीके से राज्यसभा दी कि जो जिनके अपने मकान हो, उनके मकानों की जब जरूरत हो तो वो खुद अपने तरीके से इस्तेमाल कर सके, उनके संसाधन इस्तेमाल कर सके। और पार्टी के लिए भाई फंड तो चाहिए ही होते हैं, सारी पार्टियों को चाहिए होते हैं। तो केजरीवाल जी ने उस तरीके से अपनी सारी गोटियां बिछाई थी। लेकिन बात अब यह है कि काठ की हांडी कितनी बार चढ़ेगी। एक बार चढ़ने के बाद तो फिर दोबारा भी चढ़ने लायक वो नहीं रहती, लेकिन यहाँ पर तो 2 बार 3 बार से लगातार चढ़ती चली आ रही। और फिर पहले आरोप लगा देते थे कि केंद्र नहीं करने दे रहा है, एमसीडी में बीजेपी की सरकार है इसलिए दिल्ली की हाल बदहाल है। लेकिन हवा खराब, पानी खराब, सड़कें खराब, इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार खराब, और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि अब तो आपकी नीयत भी खराब दिखाई पड़ रही है, घोषित होती जा रही है। और जो आपके साथ लोकसभा चुनाव में मिलकर चुनाव लड़े थे, वो कह रहे हैं कि आप फर्जीवाल हैं। आपके खिलाफ शिकायत कांग्रेस ने पूरी तरीके से करना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित खुद चुनाव लड़ रहे हैं, और इसके साथ में अलका लांबा की बात चल रही है कि आतिशी मार्लेना के खिलाफ लड़ेंगे। तो इस तरीके से जो टिकटों का वितरण 47 सीटों पर कांग्रेस ने किया है, वो इतना मजबूत कर दिया है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक के हाथ पैर फूले हुए, और वो अनाप शनाप उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है कांग्रेस के खिलाफ भी। अभी तक तो वो एलजी और भारतीय जनता पार्टी पर ज्यादा हमलावर होते थे, लेकिन अगर पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो बीजेपी तो नेपथ्य में चली गई है, वो कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। लेकिन वेदभूषण जी, इसके साथ में एक सवाल और दिखाई पड़ता है, केजरीवाल बहुत जल्दी पलटी भी मार जाते हैं। सियासत का ये हुनर भी उन्होंने बहुत तेजी से सीखा है। अब उनको अगर ये लग रहा है कि भाई कहीं कांग्रेस मजबूती से लड़ गई और खेल खराब हो गया, क्योंकि आपको आंकड़े सबको पता है कि 5.5% से कुछ कम वोट पिछले चुनाव में मिला था, लेकिन कांग्रेस 15% तक रही है जब उसका खराब प्रदर्शन भी होता था। अगर उसका 12% मुस्लिम वोट आज की तारीख में हो चुका है यहाँ पर, और तमाम दूसरा वोट भी जो कांग्रेस के नाम पर जाता था, जो बीजेपी के खिलाफ था, वो कांग्रेस से हटकर जाता था केजरीवाल के पास, अगर उस वोट की वापसी शुरू हो जाती है तो फिर आम आदमी पार्टी कहाँ की रहे, क्योंकि बीजेपी तो बहुत बुरी हालत में भी 32% थी, और 38% पे पिछली बार भी खड़ी थी, और 53% पे अभी लोकसभा चुनाव में थी। लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ये पूरा आंकड़ा बदल जाता है। पर इन परिस्थितियों में जो भितरघात और इन सब परिस्थितियों में आपको वेदभूषण जी लगता है कि केजरीवाल जी चूंकि माफी भी मांग चुके हैं कोर्ट में जाके तमाम मुद्दों पर, तो कह दें भाई राहुल गांधी से कि राहुल गांधी आप भी तो माफी मांग चुके हैं, जो आपने मोदी पर सरनेम पर जो कहा था, मैं भी माफी मांग चुका हूं।
तो हम दोनों माफी वीर मिलकर खेलते हैं कि हम लोग मिलकर जो है आपस में चुनाव का फिर से टिकटों का वितरण कर देते हैं। तो फिर एक बार फिर से भी मिलने की कोई गुंजाइश अब आपको लग रही, दिखाई पड़ रही है, या लगता है कि बात बहुत आगे चली गई है, संदीप दीक्षित और अजय माकन अब झुकने वाले नहीं है, सब पुष्पा बन जाएंगे कि अब झुकेगा नहीं? देखिए राजकिशोर जी, ये बहुत बड़ा गेम है। अब इस गेम के अंदर आप ये देखें कि अब वो उनकी जो गुगली जा रही थी वो कामयाब नहीं हो पा रही थी केजरीवाल की। पीछे कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़े मंत्री, जो बहुत सीनियर मजिस्ट्रेट थे, इनके जो मंत्री थे गहलोत जी, वो अचानक छोड़कर रिजाइन करके चले जाते हैं। तो उन्होंने एक जुमला फेंका कि चूंकि इनको ईडी और तमाम लोग परेशान कर रहे थे, छोड़कर चले गए। उससे पहले राजेंद्र गौतम चले गए इनकी पार्टी से। तो जो खिलाफत और जो तमाम चीजें अंदर से जो उठ रही थी, आवाज उठ रही थी, वो कहीं ना कहीं दिखाई देने लगी है अब कि मामला बहुत संगीन हो चुका है अंदरूनी। यदि आप ध्यान से देखें, गिनती के 4-5 आदमी शीर्ष लेवल पर आम आदमी पार्टी में रह गए, चाहे वो आतिशी हो, चाहे सौरभ भारद्वाज हो। उनकी मजबूरी समझें या हालात के साथ में उनको कोई कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है। अदरवाइज यदि आप जो 47 जो कैंडिडेट की आप लिस्ट देखें ध्यान से, एक जो बहुत बड़े एमएलए जो अभी जेल में रह के आए हैं, उनकी बीवी को उनको टिकट देना पड़ा, मजबूरी थी उनकी ओखला जामिया से, क्योंकि मुस्लिम थी। तो जो इनकी मजबूरियां हैं वो सामने दिखाई दे रही हैं। और सबसे बड़ा गेम तो ये है कि बीजेपी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल पाए कर रही है। वो किस तरह से खोलेगी, किस किस को लैंड कराएगी, क्या कैलकुलेशन है। अभी ये अंदर सूत्र से पता लग रहा था कि लिस्ट शायद आजकल में हो जाएगी, परंतु अब वो लिस्ट बता रहे हैं कि उसको वापस बुला लिया गया है। दोबारा से उनका केंद्रीय जो ऑफिस है दोबारा से कह रहा है कि नहीं, हमारी लिस्ट आपकी लिस्ट से मैच नहीं कर रही है। जो दिल्ली ने अपनी लिस्ट भेजी है और केंद्र की अपनी जो लिस्ट है केंद्रीय ऑफिस की, वो मैच नहीं कर रही है। कहना नहीं, इसको हम नहीं मानेंगे, दोबारा से इसको कंसीडर करना है। तो वो भी अपना पूरा गुणा भाग जो भी ज्योतिषी है वो अपना लगाने में, जो चाणक्य हैं वहां पर लगे हुए हैं कि इसकी जगह इसको रखो, इसकी जगह रखो। वो भी बहुत बड़ा एक उनके अभी एक बहुत बड़ा गेम और क्यास लगाए जा रहे हैं कि किस तरह कांग्रेस से में इस इलेक्शन को नहीं, कांग्रेस में बीजेपी के अंदर, बीजेपी में कर रहा हूं मैं, बीजेपी की। अभी बीजेपी की इनकी पीएम साहब की एक रैली थी, उसको विड्रॉ कर लिया गया क्योंकि 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है, तो वो नहीं हो पाएगी। उसके बारे में भी क्यास लगने शुरू हो गए दिल्ली के अंदर कि वो क्यों विड्रॉ कर दी गई। हालांकि उसका बहुत सिंपल रीजन था, क्योंकि सरकार 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है और इस तरह का नया साल मनाने का भी सरकार ने मना कर दिया है कि नया साल कोई ऑफिशियल लेवल पर नहीं होगा, अपने लेवल पर लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी फिलहाल दोनों मैदान के अंदर यही है, क्योंकि उनकी लिस्ट मैंने बताया ना, उनकी लिस्ट अभी विड्रॉ हो गई है, क्योंकि केंद्र की लिस्ट और दिल्ली की लिस्ट आपस में मैच नहीं कर रही थी। और उसको दोबारा से कैलकुलेशन किए जाएंगे, दोबारा लिस्ट जारी होगी, तब असली पिक्चर आएगी कि अब किस खाते में कौन सी सीट जा रही है। तो ये तमाम जो गणित भाग लगाने वाले जो गणितज्ञ हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो आने वाले टाइम में जब बीजेपी की लिस्ट आएगी तब हम दोबारा उस पर डिस्कस करेंगे कि अब क्या पिक्चर निकल कर आ रही है। अभी तो मैदान के अंदर 2 ही पार्टियां आई हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। तो अभी बीजेपी अपने पत्ते खोलेगी, वो पत्ते कब खोलेगी, क्या 7 दिन के राष्ट्रीय शोक के बाद खोलेगी, या अभी और टाइम मंथन चल रहा है, विचार चल रहा है कि किस तरह से इन इलेक्शंस को कामयाब कराया जाए। क्योंकि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मेरा अपना मानना ऐसा है राजकिशोर जी कि दिल्ली का फायदा तभी हो सकता है चाहे सेंट्रल में कांग्रेस हो, दिल्ली में कांग्रेस हो, या बीजेपी भी सेंट्रल में हो, दिल्ली में भी सेंट्रल हो। काम कराने की जो प्रक्रिया है, जो फाइल को आगे सरकाने की, सैंक्शन कराने की, चूंकि मैं पुलिस वाला हूं, एक पुलिस की तमाम जो फाइल की प्रक्रिया है उनको थोड़ा नजदीकी से देखा कि कैसे ये सैंक्शन और कराई जाती है। वो तमाम कैलकुलेशन होते हैं। जब एमएचए में मैं फाइल लेके जाता था तो ये लगाया जाता था कि इस फाइल में किस पार्टी को क्या फायदा होने वाला है। ये अंदर की चीज है। बड़े से बड़े जो सेक्रेटरी हैं, चाहे वो होम सेक्रेटरी हो, वो भी देखते हैं कि इसमें क्या कैलकुलेशन, किस तरह से सरकार को फायदा पहुंचाएंगे। क्योंकि सेक्रेटरी, मैंने पहले बताया था, हम तो राजपूत हैं, चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे सेक्रेटरी साहब बैठे हैं। क्योंकि चीफ सेक्रेटरी को किसने अपॉइंट किया है? सरकार ने अपॉइंट किया है। वो राज के पूत हैं, तो राज चाहेगा उसी हिसाब से वो पूत उनका कार्रवाई करेगा। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं, अंदर की प्रक्रियाएं हैं, आम आदमी बिजनेसमैन तो नहीं समझ पाएगा, आम गरीब आदमी नहीं समझ पाएगा। पर मेरे और आप जैसा आदमी, चूंकि आप पुराने पत्रकार हैं, तमाम चीजों को अंदर से देखने का, अनुभव करने का आपका लंबा अनुभव रहा है, जीवन का अनुभव तो रहा ही रहा है।
तो ये तमाम चीजें, ये प्रक्रियाएं जो है, ये तमाम फायदा पहुंचाएंगी। दिल्ली के लिए जरूरी है कि ऐसे टाइम में, जब किरण बेदी इलेक्शन लड़ रही थी, उन्होंने भी यही कहा था कि फायदा तभी होगा जब एक तरह की सरकार दोनों जगह हो, जो जितने भी हमारे काम है दिल्ली के, वो रुक ना पाए। अब चूंकि अब दिल्ली में ऐसी स्थिति आ गई है कि बिल्कुल आमने सामने की टकराट हो गई है। केंद्र सरकार दिल्ली में इसलिए सड़क नहीं बनाना चाहती, नए फ्लाईओवर, नए अस्पताल इसलिए नहीं बनाना चाहती, क्योंकि उसका फायदा आम आदमी पार्टी क्लेम कर लेगी। और ये तो मास्टर है, ये ऐसे कलाकार लोग हैं, केजरीवाल एंड कंपनी, ये कोई भी स्कीम को अपनी स्कीम बनाकर लॉन्च करने में माहिर हैं। इनकी मैं बहुत सारी स्कीम बता सकता हूं जिन्होंने केंद्र सरकार ने लॉन्च की, इन्होंने इसको ग्रैब करके दिल्ली में ये प्रोजेक्ट किया कि देखो हम आपके लिए काम कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार भी अपना मुंह मोड़ के खड़ी हो गई है कि देखते हैं कि अगले इलेक्शन में क्या होता है। तो देखते हैं कि भाई अब इलेक्शन में लिस्ट आएगी बीजेपी की, तब बहुत सारे क्यास बैठाएंगे, हम और आप बैठ के दोबारा मंथन करेंगे उसके बारे में कि क्या मंथन के बाद क्या निकलेगा, क्या किस तरह के मंथन के बाद में अमृत निकलेगा, विष निकलेगा, या कोई और चीज निकल के आती है। मनीष सिसोदिया जी का दिया हुआ द्रव्य पदार्थ निकल के आता है, क्योंकि नया साल भी है, लोग उस पदार्थ के इंतजार में भी कि एक के साथ एक कप शायद फ्री हमें मिले। तो ऐसे भी लोग बैठे हैं कि शायद एक के साथ एक फ्री मिलने का टाइम हमारा आ गया है। तो देखते हैं, अगली डिबेट में हम लोग तय करेंगे कि किस तरफ गाड़ी जाएगी। जी चलिए ठीक है राजकिशोर जी। वेदभूषण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जी जी। मतलब इस चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं और इस नोट के साथ जी में जी। लेते हैं, क्योंकि देखिए जो बातें आ रही हैं इसको ऐसे समझ लीजिए, जो वेदभूषण जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। ये सवाल लगातार तमाम लोगों के दिलो दिमाग में कौंध रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में चल क्या रहा है, इतनी देरी क्यों। आमतौर पे जो पहली हेडलाइन रहती रही है तमाम टीवी चैनल्स की या अखबारों में, कि चुनावी तैयारियों में सबसे आगे निकली भारतीय जनता पार्टी, तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की पार्टी कैसे उनसे आगे निकली जा रही है, आखिर क्या सोच रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और इसके साथ में अरविंद केजरीवाल की जो पॉलिटिक्स किस तरीके से बहुत खतरनाक दौर में आ चुकी है और वो कैसे चौतरफा घिर चुके हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति शायद इतनी कारगर नहीं रही जितना कि कांग्रेस ने खुलकर अपनी खिसकी हुई जमीन को फिर से पाने की कोशिश शुरू कर दी है। कांग्रेस की ही जमीन पर आम आदमी पार्टी का परचम लहरा रहा था और अब कांग्रेस ने उस पर अपना दावा ठोक दिया है। अरविंद केजरीवाल का जो सियासी वक्फ बोर्ड था, उसके खिलाफ एक तरीके से जनता की सुप्रीम अदालत में फिर से कांग्रेस ने पैठ बनानी शुरू कर दी है। राहुल गांधी की भी समझ में आ चुका कि उधार की दोस्ती से आप बड़ी लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्य जब नरेंद्र मोदी को हराना था तो केंद्र के चुनाव में गठबंधन हो गया। अब 2029 तक तो तस्वीर साफ हो चुकी है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अब सवाल यह है कि 29 से पहले पहले जो तमाम कांग्रेस की छिनी हुई रियासतें हैं लोकतंत्र में, उन रियासतों को फिर से अपने कब्जे में वो ले पाएगी क्या। और अगर वो लेना है तो बीजेपी से लड़ने की बजाय उसको कम से कम दिल्ली में आम आदमी पार्टी से लड़ना होगा, क्योंकि बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई में कांग्रेस इसलिए गायब हुई क्योंकि कांग्रेस का सारा वोट बैंक लेकर चली गई आम आदमी पार्टी। तो बीजेपी से तो उनका झगड़ा है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने तो उनके अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया है। तो इन परिस्थितियों में अब कांग्रेस के लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल से मुक्ति पाई जाए। और इसीलिए चाहे संदीप दीक्षित हो चाहे अजय माकन हो, एक समय शीला दीक्षित और अजय माकन एक दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी होते थे कांग्रेस के भीतर, लेकिन जब रियासत ही नहीं बची तो विरासत की लड़ाई किससे लड़ी जाए। तो पहले तो रियासत बचाई जाए, इसकी सियासत अब शुरू हो चुकी है। और जब ये सियासत शुरू हुई है तो फिर संदीप दीक्षित, अजय माकन सब एक प्लेटफॉर्म पर नजर आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी समस्या यहीं पर आ रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर कांग्रेस का वोट बैंक घर वापसी कर गया तो अरविंद केजरीवाल की सियासत की भी घर वापसी हो जाएगी। और एक बात वेदभूषण जी ने बहुत कमाल की कही थी कि दिल्ली अगर जाता है तो आप मान के चलिए पंजाब भी बचेगा नहीं, क्योंकि पंजाब तो वैसे भी वहां पर भी तमाम चीजें हो चुकी थी। होता है ना कि एक बार आपका औरा खत्म होता है, एक बार आपका इकबाल खत्म होता है, तो सारी चीजें
तहस नहस ध्वस्त हो जाती हैं। अब असली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई में कहां पर खड़ी है। तो आप एक बात मानकर चलिए कि 32 से 38% वोट उसके पास बुरी से बुरी हालात में रहा है। क्या वो ऐसा कुछ गेम चेंजर लेकर आएगी कि अपना वोट प्रतिशत कुछ थोड़ा बहुत बढ़ा पाए? और कांग्रेस अगर मजबूती से लड़ जाती है तो अरविंद केजरीवाल का वोट बैंक नीचे आ जाए, तो कांग्रेस क्या ये ओनस लेने के लिए तैयार है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा दिया? क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा था। हरियाणा में जो उसने पॉइंट कुछ परसेंट वोट काटा, उतनी ही वोटों से कहा जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। तो अब कुल मिला के सियासत में सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि खुद को बचाना, और मुझे लगता है कि हर राजनीतिक दल वही कर रहा है। तो आज शनिवार को आमतौर पे हम राज की बात नहीं करते हैं, लेकिन मैंने वेद भूषण जी से आग्रह किया कि मामला इस तरफ जा रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित की शिकायत है और कहीं ये मामला संगीन होता जा रहा है, चूंकि वो इस मामले में पहले भी बात लगातार कर रहे थे। तो उनका मैं कृतज्ञ हूं कि उन्होंने तुरंत हमारी रिक्वेस्ट को माना और उस पर आपके साथ वो बातचीत करने आ गए। तो बस बात इतनी है और बाकी आपसे लगातार चर्चा करते रहेंगे। वैसे तो हम सोमवार से शुक्रवार तक आपको राजकिशोर लाइव और राज की बात में आपसे चर्चा करता हूं, लेकिन पत्रकार और पुलिस वाले दोनों ही बैठे हुए हैं आपके सामने, इनका कोई टाइम नहीं होता है। आपके पास घटना हुई तो वो ड्यूटी करते हैं, हमारे पास खबरें हैं तो हम ड्यूटी करते हैं और आपके लिए सदैव तत्पर। तो ये दोनों लोग जो आप देख रहे हैं, ये लोग आपके लिए ही है। तो वेद भूषण जी भी तुरंत देखिए चाचो बंद होकर आ गए और लगातार इस मुद्दे पर और जो तमाम देश दुनिया की खबरें हैं उस पर आपसे चर्चा हम करते रहेंगे। फिलहाल दीजिए आज्ञा, हम दोनों लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।